हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के 10th अप्रैल शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ओवरऑल पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा ओवरऑल पेपर फिजिक्स का कैसा आया था फॉर द 10th अप्रैल शिफ्ट 2। अगर हम बात करें पेपर के बारे में, तो जैसा कि ट्रेंड चल रहा है 6th और 8th में जो ट्रेंड रहा, और 10th अप्रैल की शिफ्ट 1 में जो ट्रेंड था कि फिजिक्स का पेपर जनरली क्या है, फार्मूला बेस्ड आ रहा है और इजी साइड आ रहा है। तो शिफ्ट 2 में भी पेपर का वैसा ही क्या टोन सेट हो चुका है, तो वही टोन था। और अगर मैं इस पेपर को सॉल्व करता हूँ, आप बताइएगा सॉल्व करने के बाद कि पेपर कैसा लगा आपको, इजी लगा, मॉडरेट लगा या टफ लगा। तो चलिए बच्चों, फटाफट करते हैं स्टार्ट अपना डिस्कशन और देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन हमारे आए, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या 10th अप्रैल शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। चलिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ओरिजिन इज एफ वेक्टर इक्वल टू क्या है माइनस सी के कैप। द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट -2,3,0 इज गिवन टू अस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी। तो भैया सिंपली एक टॉर्क फाइंडिंग का क्वेश्चन है और देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, और ओरिजिन पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ओरिजिन, हाँ कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ है ना, जेड अंदर होगा ना, एक्स इधर वाई इधर, जेड अंदर होगा। तो इस पर फोर्स जो लग रहा है बच्चों किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, इनवर्ड। ऐसे फोर्स कितना लग रहा है, इनवर्ड है ना, माइनस के कैप। एफ फैक्टर कितना है हमारा, सी माइनस सी के कैप है ना, ये या फिर सी माइनस के कैप कर सकते हैं, सी माइनस के कैप है ना, बात देखिए है ना, सी माइनस के कैप। तो इस केस में अगर बात करें तो ये फोर्स लग रहा है और किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क बताना है, तो पॉइंट हमारा क्या है -2,3 इधर यहाँ की आएगा, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के अबाउट में बताना है क्या होगा कि टॉर्क कितना होगा। तो देखिए पॉइंट ओ के अबाउट में बताना है टॉर्क कितना होगा। तो हम यहाँ पे अगर आर वेक्टर लिखें, तो जो हमारा आर वेक्टर वो क्या है, एक्चुअली ये हमारा है -2i कैप प्लस 3j कैप, इसका उल्टा है। आर वेक्टर क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा ना। तो पोजीशन वेक्टर अगर लिखा जाए तो हमारा क्या होगा, इस केस में उल्टा होगा, -2i कैप प्लस 3j कैप नहीं होगा, क्या होगा 2i कैप माइनस 3j कैप, इस डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि हम पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन, ओरिजिन की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान देना, -2i कैप 3j कैप नहीं, +2i कैप माइनस 3j कैप, उल्टा हो जाएगा, माइनस से आगे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना, तो आर वेक्टर हमारा क्या है, ये वाला आर वेक्टर है, ना कि इस डायरेक्शन में। और एफ वेक्टर में दे रखा है, एफ कितना दे रखा है हमको यहाँ पर, सी माइनस के कैप। तो अगर हम लिखें यहाँ पे इस केस में आर लिखते हैं टॉर्क, तो ये आएगा आर क्रॉस एफ आएगा भाई, टॉर्क हो जाएगा हमारा क्या, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो देखिए क्या बनेगा, 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस है ना, सी माइनस सी है ना, तो क्या बन जाएगा सी माइनस के। अब सीधा अगर मैं क्या करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, देखिए भाई यहाँ पर फटाफट लिखता हूँ मैं, ये हमारा क्या है आई, ये हमारा है जे, और ये क्या है बच्चों के है। हमको पता है इस डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव रहता है, उल्टा चलते हैं तो क्या होता है नेगेटिव। तो जब आई क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आई क्रॉस के, इससे क्या मिलेगा, -j मिलेगा है ना। देखिए अगर बात करें तो आई क्रॉस के आएगा -j और एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा हमारा 2c और क्या बनेगा j कैप, आई क्रॉस के -j और एक माइनस लगा हुआ इसलिए +j। इसके बाद फिर क्या लिखा है, देखिए j क्रॉस के क्या बनेगा, j क्रॉस के आएगा i कैप, j क्रॉस के आएगा i कैप, और एक माइनस यहाँ लगा, एक माइनस यहाँ लगा, इसलिए बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3c i कैप। तो हमारा जो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क कितना आ जाएगा, लिख रहा हूँ मैं, लिखा है टॉर्क कितना आ जाएगा हमारा इसके लिखा है, तो बन जाएगा c 3i कैप प्लस 2j कैप बन जाएगा। हमको टॉर्क यहाँ पे दे रखा है c ai कैप प्लस bj कैप, a बाई बी के लिए बताओ, a कितना है 3, b कितना है 2, तो a बाई बी कितना है बच्चों 3/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 1.5, डन है। तो हमने बस कुछ नहीं किया इस केस में, हमको टॉर्क लिखना है, तो हम इसलिए हमको आर क्रॉस एफ चाहिए था, तो हमने पहले यहाँ पे आर वेक्टर लिखा, फिर एफ वेक्टर लिखा, मुद्दे रखा यहाँ पे आर क्रॉस एफ, सिंपली किया, फाइंड किया और उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, सिंपली डन है। सिंपल था, बस ये ध्यान रखना है आर वेक्टर किधर है, इस तरफ है, उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो माइनस साइन आएगा, अगर आप यहाँ पे लेते हो उल्टा तो माइनस साइन आएगा, तो a बाई बी तो भाई तब भी सेम ही आएगा, डन है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू गेट ऑप्टिक्स। इस बार की जो शिफ्ट आ रही है उसमें क्या ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो जिन बच्चों के आगे पेपर लगे हुए हैं वो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि जनवरी में ऑप्टिक्स कंपेटिवली कम आई थी, बट इस बार ये क्या भर भर के दे रहे हैं ऑप्टिक्स।
क्या बोल रहे हैं देखिए, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू लेंसेज एज शोन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है देखिए, ये दो एक लेंस रखा हुआ है, फोकल लेंथ, इसकी f1 है 2 सेंटीमीटर, f2 9 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है 6 सेंटीमीटर पर, इनके बीच की दूरी 21 है। बताना है हमको जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी ऑब्जेक्ट से क्या डिस्टेंस होगी, देखो भी करते हैं यहाँ पर। तो अगर बात करें पहला, अगर जो हमारे यहाँ पे जो पहला वाला और जो लेंस है इसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी, बनाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू क्या लगा, और भाई लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए f क्या आएगा पॉजिटिव, तो 1 बाई कितना बन गया +2 इज इक्वल टू 1/v, और u क्या बनेगा हमारा -6, इसलिए -6 बन जाएगा। तो इसको इधर ले आए, माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/v कितना आएगा 1/2 माइनस 1/6। तो देखो यहाँ पर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे, तो कितना बन जाएगा 3/6 माइनस 1/6 कितना बनेगा 2/6। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा हमारा +3। तो पहले वाले लेंस से जब होगा रिफ्रैक्शन तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से आगे की तरफ, यहाँ की बनेगी। ये हमारी पहली इमेज है जो कि बन रही है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, ये हमारी पहली इमेज जो बन रही है कहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी बन रही है। अब ये जो इमेज है दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो ये दूरी हमारी कितनी है भाई, देखो ये दूरी हमारी कितनी यहाँ पर 18 सेंटीमीटर बची ना। तो अब जो सेकंड लेंस है हमारा, सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, हमें चेक करनी है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो मैं यही कर देता हूँ, देखो भाई इधर क्या बनेगा, इसी कलर ब्लू कलर से ना, ब्लू से कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/v माइनस 1/u, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f कितना है +9 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/18 आएगा, क्योंकि भाई अगर ये हमारा ऑप्ट का सेंटर है तो इससे आएंगे किधर की तरफ, पीछे की तरफ आएंगे ना। लाइट इधर चल रही है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/9 माइनस 1/18। ठीक है, इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो कहानी क्या बनेगी, देखो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2/18, ठीक है ना। तो v कितना बन जाएगा 18 सेंटीमीटर, v हमारा कितना आएगा, लिखा तो 1/9 आएगा ना, इसको 2/18 कर दिया, तो v हमारा कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। मतलब अब यहाँ पे जो फाइनल इमेज हमारी बन रही है, जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है भाई, यहाँ की बन रही है +18 ना, तो ये हमारी फाइनल इमेज है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो हमसे बोल रहा है बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो क्या डिस्टेंस होगी, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 21 और ये कितना हो गया 18, है ना भाई। ये टोटल डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की। कितनी आएगी ये, आई थिंक आएगा ये 39 और 645 सेंटीमीटर ना। तो द 45 सेंटीमीटर विल बी द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। कुछ नहीं करना था हमको, पहले इस लेंस से चेक करना है इमेज कहाँ बनेगी, फिर जो पहले लेंस की जो इमेज बनेगी वो दूसरी लेंस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम निकाल लेंगे फाइनल इमेज, इसके बाद उन दोनों के बीच की सिंपली डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। सिंपल कैलकुलेशन थी भाई। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ए गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। हमको बताना है क्या इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, थर्मोडायनेमिक्स से, बहुत ही आसान है। देखिए तुमने एडियाबेटिकली क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, तो बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज, कहानी देखा। तो बात करें, देखो यहाँ पर हम जानते हैं क्या नाम, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होती है कंडीशन कि हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर वर्डन बाय द गैस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें कोई भी हीट दी जाती नहीं है, हमको पता है कोई भी हीट नहीं दी जाती। और हमने क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पे गैस को कंप्रेस किया है। गैस को कंप्रेस करने का मतलब क्या है भाई, कि हमने यहाँ पर जो गैस को जब कंप्रेस किया है तो वर्डन बाय द गैस क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। वर्डन बाय गैस नेगेटिव होगा, तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बनेगा -W, इसको इधर ले आओ। ये है नेगेटिव नंबर, ये है कैसा, नेगेटिव। वर्डन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब क्या होगा, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहली बात तो क्या बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, साफ साफ दिख रहा है भाई, इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या जाएगा, पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी कैसे हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी ना। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, ये स्टेटमेंट गलत है ना। हमको क्या चाहिए आंसर में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, अच्छी बात, यही हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं।
बी में क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीजेस, साफ साफ दिख रहा है भाई इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ना, स्टेटमेंट हमारा, ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये करेक्ट है। वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज, वर्क डन जो है हमारा, वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर साफ साफ दिख रहा है, या वर्क डन का जो आएगा मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ले लो मॉडुलस, वही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। हीट इज़ नॉट सप्लाई टू सिस्टम, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए आंसर में, जो इनकरेक्ट हो, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा भाई, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, सिंपली हमें क्या करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके रिएक्शन इज टी, ठीक है भाई, देन हमसे पूछ रहा है इस केस में फाइंड द टाइम आफ्टर विच 7/8 ऑफ द इनिशियल मास डिके, 7/8 अगर डिके हो जाता है तो रिमेनिंग कितना होगा भाई, रिमेनिंग होगा कितना हमारा 1/8 रिमेनिंग रहता है। हम जानते हैं कि भाई जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, जहाँ n क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन जाते हैं, टोटल के 1/8, पुट करो यहाँ पे 1/8 क्या बनेगा, n0/8 इज इक्वल टू क्या बनेगा, n0 1/2 की पावर n, तो ये उससे उड़ गया, तो 1/2 का क्यू इज इक्वल टू आ गया 1/2 की पावर n, तो यहाँ से n कितना बन जाएगा 3, यहाँ n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो अब तक जब तक 7/8 ऑफ टोटल मास डिके हो जाएगा तब तक 3 हाफ लाइफ बीत चुकी होंगी। एक हाफ लाइफ कितने की है, टी की है, तो टोटल कितना टाइम बीत चुका है, 3t, टोटल टाइम बीत चुका है कितना भैया, 3t बीत चुका है टाइम, डन है सिंपली। बस हमें यहाँ पे चेक करना था कि कितनी नंबर ऑफ लाइफ बीत चुकी है, यहाँ से हमें टोटल टाइम इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसेशन रीजन है, क्या बोल रहा है, एसेशन ने बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, ओके, द रोटेशन ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंसेस एक्सेलरेशन। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो हम जानते हैं अर्थ के अपनी एक्सिस पे रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू अगर हम बात करें अलग अलग लोकेशन पे आती है, कितनी है, ये लैम्डा की लोकेशन है, यहाँ कितनी आती है, जी इफेक्टिव आता है कितना, जी इफेक्टिव आता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा आता है, ठीक है ना। जब हम इक्वेटर पे होंगे तो लैम्डा क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे लैम्डा कितना होगा एट इक्वेटर है ना, लैम्डा कितना होगा हमारा 0, तो अगर हम बात करें एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कितना आएगा जी इफेक्टिव हमारा, ये आ जाएगा कितना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 कितना बन जाएगा 1, तो ये हमारी आएगी जी इफेक्टिव की वैल्यू। और पोल पे या फिर किसी और लोकेशन में बात करें देखो, तो सबसे कम जी कहाँ पर आएगा हमारा, इक्वेटर पर ही आएगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम घटाएं जी में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी घटेगी, जब कॉस की वैल्यू 1 होगी तभी तो जी हमारा सबसे जी इफेक्टिव हमारा सबसे कम आएगा ना। तो जी इफेक्टिव सबसे कम कब आएगा, जब जी में से सबसे बड़ी वैल्यू घटेगी, है ना। तो सबसे कम जो हमारा आएगा जी इफेक्टिव की वैल्यू वो कहाँ पर आएगी, इक्वेटर पे आएगी, ठीक है, कितनी आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी तो भाई स्टेटमेंट तो सही है, मतलब एसेशन करेक्ट है। रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के रोटेशन की वजह से कहानी क्या हो रहा है भाई, अलग अलग लोकेशन पे जी क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो लैम्डा बदलते आओ, जी बदलते जाएगा, इस वजह से क्या होगा, अर्थ के इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे कम है, तो ये भी सही है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंसेस एक्सेलरेशन, ये रीजन भी सही है और इसको करेक्ट तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि रोटेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, इक्वेटर पे जी अलग है, पोल पे जी अलग है, अलग अलग लोकेशन पे जी क्या है, अलग अलग है। तो एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, डन है। चलो भैया नेक्स्ट दिखाओ। ऐसे क्वेश्चन क्या है, जनवरी अटेम्प्ट में भी आए थे बहुत, है ना, और मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन, सिंपल तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए एन infinitely long conductor has a current 14 ampere flowing as shown in the figure. Find the magnitude of find the magnetic field at the center। तो कहानी का यहाँ पर बात करें तो ये करंट कैरिंग जो है वायर है और इनफाइनाइट यहाँ से आ रहा है, इसका उधर जा रहा है, हमको बताना है कि सेंटर पे कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो, तो पार्ट 1 तो ये हो गया, ये हमारा पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3। तो पार्ट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो कितना होगा तो 0, क्यों, क्योंकि वायर के सामने लाई कर रहे हैं। इस वाले ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसको देखेंगे बाद में भी, बट इसकी वजह 3 की वजह से भी कितना होगा 0, क्योंकि ये भी कहाँ लाई कर रहा है, सी के सामने। तो 2 वाले पार्ट की वजह से लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड, वही आएगा कितना आएगा, μ0/4 I/R आएगा, क्यों,
जब पूरा होता तो कितना आता है, 1/2 आई बाई रहता, अभी तो आधा है इसलिए 1/4 आएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, कितना मी नॉट, कितना मी नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बाई 4 इंटू आई कितना है हमारा 14 एम्पियर भाई आर कितना 10 सेंटीमीटर तो बनेगा 0.1 मीटर। ठीक है ना, जब सॉल्व करना है पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, पाई का लिखो 22/7 कितना बनेगा ये 22/7 इंटू 10⁻⁷, ये से उड़ेगा 10⁻⁶ इंटू 14, ये अब आएंगे हमारा 2, तो कितना बन गया 44 माइक्रो टेस्ला। ठीक है ना, तो जो हमारी आएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा 44 माइक्रो टेस्ला बन जाएगा। कहाँ पर भैया, एट द लोकेशन ऑफ सी। डन है, तो ये हमारा क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन था भाई मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें हमें सिंपल क्या लगाना था, फॉर्मूला लगाना था बस। हाँ भाई क्या बोला, देखिए क्या बोला, इन मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ नियॉन गैस आर टेकन एट टेम्परेचर T, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, देखिए तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी अगर हम लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी किसी कंपोजिशन ऑफ गैस से क्या होती है लिखे जाए, कितनी होती है, देखिए यहाँ पर N1CV1, अगर यहाँ पे अगर अलग अलग क्या नाम है, अलग अलग गैसेस हैं तो उनके कंपोजिशन की क्या होती है N1CV1 इंटू T प्लस N2CV2 इंटू T। ठीक है, समझे, सेम ही है। N1 कितना है हमारा 0.5 मोल, CV क्या होता है FR/2 है ना, F क्या हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। तो अगर बात करें किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना बनेगा F हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्या है डायटोमिक गैस है, कितना बनेगा 5R/2 इंटू T कितना है, T हमारा T टेम्परेचर, प्लस ये हमारा कौन है नियॉन, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है 4, इसके लिए क्या है, ये है मोनोटॉमिक गैस, तो उसके लिए कितना बनेगा हमारा 3R/2 L2 कितना बन जाएगा T। ठीक है, तो आई थिंक हमारा बन गया 5/4 बन गया ना, 5/4 प्लस ये कितना बन गया हमारा 2 उड़ेगा बनेगा 6 है, 6 बनेगा ना 6 इंटू RT कॉमन आ जाएगा ना, तो 29/4 RT ये हमारी बन जाएगी क्या इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, कहाँ लिखा है सिंपल बस हमें क्या लगाना था, फॉर्मूला लगाना था N1CV1 T1 प्लस N2CV2 T2, दोनों का T सेम है इसलिए कहानी खत्म। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्या बोल रहा है एसेशन रीजन है, क्या बोल रहा है फैन स्पिन्स इवन आफ्टर स्विच ऑफ। अच्छा, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रोटेशन। क्या बोल रहा है देखिए बेटा कि जब हम फैन को क्या है स्विच ऑफ कर देते हैं स्टिल क्या है फैन घूमता रहता है। हाँ ऐसा हम जानते हैं कि देखो जब फैन अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा था तो एक्चुअली क्या हमने जैसे हमने उसको क्या किया बंद किया तब स्टिल क्या है फैन अभी भी घूमता रहता है, तुरंत बंद नहीं होता है ना। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से है ना, रोटेशनल इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह के इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी अपने मोशन के जो स्टेट है उसको मेंटेन करके रखना चाहती है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मतलब क्या होता है, बॉडी का जो रोटेशनल इनर्शिया होता है उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है उस घूमने की स्टेट को वो मेंटेन करके रखना चाहती है ना। इस वजह से जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं तब स्टिल फैन अभी भी घूमता रहता है, कुछ टाइम बाद जाके वो रुकता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, द फैन स्पिन्स इवन आफ्टर स्विच ऑफ, एसेशन करेक्ट है। फिर क्या बोला, फैन इन रोटेशन हैज रोटेशनल इनर्शिया, सही बात है। रोटेशनल इनर्शिया का मतलब क्या है, अपनी जो रोटेशन की जो एबिलिटी है इस समय जो घूम रहा है तो अपने मोशन में, रोटेशनल मोशन में चेंज, किसी भी तरह के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, डन है। तो ये इसका रीजन भी करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ही, अपने मोशन में चेंज को अपोज करने की एबिलिटी की वजह से ही क्या है, फैन स्विच ऑफ करने के बाद भी घूमता रहता है, डन है। तो एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, डन है भाई। चलिए इसका करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑप्शन बनेगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, डायोड का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सर्किट कंटेन्स डायोड विद फॉरवर्ड बायस हैविंग रेजिस्टेंस कितना है 125 ओम एंड रिवर्स बायस हैविंग इनफाइनाइट, ठीक है, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस द रेशियो ऑफ I1/I2। इस केस में से क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कि जो फॉरवर्ड बायस जो भाई साहब क्या बोलते हैं डायोड है उनका कितना रेजिस्टेंस है 125 ओम है, और जो रिवर्स बायस होंगे कितना है हमारा इनफाइनाइट है। तो हमको बताना है कि इस केस में यहाँ पे I1 है, यहाँ I2, I3, I4, तो बताना है I1/I2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो पहले हम चेक करते हैं इसमें कौन कौन सा हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड मतलब कि ये हमारा P हो गया, N हो गया ना, तो P वाला हायर पे, N वाला लोअर पे। तो ये हमारा P वाला देखो क्या है हायर पोटेंशियल पे और N वाला क्या है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं ऊपर वाले पहले बात करते हैं।
एन वाला क्या हमारा जो भी होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा, इससे तो कम ही होगा, है ना, 5 से तो कम ही होगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में, दिस इज़ इन फॉरवर्ड बायस। अच्छा, इसके बाद कर लेते हैं, ये हमारा क्या है भाई, ये पी, ये हमारा देखो, ये हमारा जो एन वाला साइड है वो क्या है हायर पोटेंशियल पे, और पी वाला क्या है लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये हमारा किस में, रिवर्स बायस में। अच्छा, एक बार लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए फटाफट, और ऐसे यहाँ चेक करें तो ये हमारा हायर पोटेंशियल पे, पी वाला हायर पे, एन वाला लोअर पे, तो हमारा फॉरवर्ड बायस में। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस है मैं कितना दे रखा है, 125 ओम, है ना। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 125 ओम है, तो इसका जो आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, इसका जो आएगा वो कितना बनेगा, इसका जो रेजिस्टेंस वो कितना 125 ओम है, ये तो लगे हुआ है। और रिवर्स बायस का इनफाइनाइट है, मतलब ये तो क्या हो जाएगा, ओपन, है ना, इनफाइनाइट है तो ये हो जाएगा ओपन, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये यहाँ से हो जाएगा ओपन, इनफाइनाइट है ना, तो ये सर्किट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस ब्रांच का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। और ऐसे अगर बात करें यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला है, ये किस में है, ये फॉरवर्ड बायस में, तो इसका कितना बनेगा रेजिस्टेंस 125 ओम। तो हमारा क्या ये जो ब्रांच है तो हटी गई, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये ब्रांच क्या हमारी यहाँ पे हट गई, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस ब्रांच का कोई रोल नहीं है। इफेक्टिव सर्किट क्या बचा हमारा, ये बचा बस, यहाँ से करंट आ रही है, और इसके बाद देखिए इसका, इसमें कितना रेजिस्टेंस 125 मतलब 250 ओम, इसमें भी क्या 250 ओम रेजिस्टेंस है। तो बताना भैया यहाँ पे क्या होगा, इस केस में करंट क्या होगा। तो आप चाहो तो आप मैथ करो, बट बिना मैथ के भी सीधे वैल्यू निकाल सकते हो, कि चाहे मैं निकाल देता हूँ 2 मिनट का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या है, तो इस केस में कि यहाँ पे जो करंट आएगी, यहाँ पे जो भी करंट आएगी वो दोनों में क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो अगर यहाँ से करंट आ रही है हमारी कितनी I1, तो इसमें जो करंट जाएगी वो I1/2 जाएगी, इसमें I1/2 जाएगी। क्यों, सिमेट्रिक है ना, यहाँ से सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो सिंपली कहानी क्या है, जो हमारा I1 है वो क्या है यहाँ पे, I2 जो है, जो I2 हमारा क्या है वो I1/2 के बराबर होगा। हमसे बोल रहा है इसके से बताओ क्या पूछ रहा है, I1/I2 पूछ रहा है ना, I1/I2, तो I1/I2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा सीधा, ठीक है ना, सीधा आंसर। क्योंकि दोनों 70 सर्किट है, इसलिए यहाँ जो भी करंट आएगी वो दोनों में आधी आधी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, फिर यहाँ पर करंट आएगी, फिर वही जुड़ जाएगी करंट, ठीक है। सिंपल एकदम था, फटाफट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है भाई, इन वाइड एसी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिएक्टिंग रीचिंग एट पॉइंट्स P and Q इज π/3 and π/2 respectively. Ratio of resultant intensity at point P and Q. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें YDSC में हम जानते हैं कि अगर 2 सोर्स ले रहे हैं, यहाँ पे जो भी सोर्स और करंट सोर्सेस उनकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, सेम है। तो हम जानते हैं, तो I नेट कितना आता है, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 नेट इंटेंसिटी आती है, फॉर्मूला ये। हाँ भाई, जहाँ I0 क्या है, जो हमारे दोनों स्लिट से आ रही है, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी है। तो अगर फेज डिफरेंस कितना है π/3, तो यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी आएगी, मान लेते हैं I1 आ रही है ना, या P कर दें, IP मतलब पॉइंट P पर, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5 π/3 है, और π/2 लगा इसे π/6, कितना बनेगा ये 4I0, ये बनेगा cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का करोगे स्क्वायर, कितना बन जाएगा हमारा ये 4I0 और 3/4, कितना बन जाएगा हमारा 3I0। तो जो हमारी इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3I0, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर हम बात करें पॉइंट Q पर इंटेंसिटी लिखी जाए, Q पे कितनी बनेगी, देखिए 4I0 cos स्क्वायर π/2 है, और /2 लगाया तो π/4 बन जाएगा। cos 45 होता है 1/√2, तो अगर Q पे लिखी जाए इंटेंसिटी क्या बनेगी, 4I0 cos स्क्वायर सीधा वैल्यू पुट करते ना, 1/√2 आएगा ना, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, तो बनेगा 2I0। तो Q पे इंटेंसिटी कितनी आएगी हमारी, 2I0 हो जाएगी। हमसे बोल रहा है इनका रेशियो बताओ, तो कितना बनेगा, IP/IQ 3/2, सीधा आंसर है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/2, योर आंसर, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस हमें क्या करना था, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला में सीधा क्या है वैल्यू पुट करनी, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन गेट द आंसर। चलो भैया दिखाओ जरा नेक्स्ट क्या है। हाँ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इट स्टार्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अलग बात है बोल रहे थे यहाँ पे। अगर मान लो एक कंडक्टर है, तो अगर हम बात करें कंडक्टर में हमने जैसे ही लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया,
स्विच को ऑन किया, मान लीजिए हमारा ये स्विच है ना, ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, और स्विच को हमने जैसे ही क्या किया, क्लोज़ किया, तो जैसे ही स्विच को हम क्लोज़ करेंगे तो स्विच को क्लोज़ करते कहानी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेट हो जाएगी ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर पोटेंशियल सेट हो जाएगी। ये हमारा क्या है, जीरो पोटेंशियल पे, ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल पे। तो हम जानते हैं कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, ऐसे रैंडम मोशन को कर रहे हैं, उन पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो किधर किधर भागेंगे, एक्चुअली वो भागेंगे तो रैंडम मोशन में ही, चलेंगे तो रैंडम मोशन में ही, बट इफेक्टिवली क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, है ना। मोशन में कैसा होगा, रैंडम, बट इफेक्टिव पाथ कैसे शिफ्ट होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये तो गलत है, दे आर मूविंग ऑन ए रैंडम पाथ। इफेक्टिवली कैसे शिफ्ट हो जाएंगे वो, टुवर्ड द लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो ड्रिफ्टिंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये तो गलत है, किधर शिफ्ट ड्रिफ्ट होंगे, लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये गलत है ना, ड्रिफ्टिंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये हमारा क्या बन जाएगा, सही बात है। फिर क्या बोले, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, लगातार मूव करते रहते हैं, टकराते रहें दूसरे इलेक्ट्रॉन से, अपनी वेलोसिटी लूज करते हैं, है ना, फिर से करते हैं एक्सेलरेट, फिर ऐसे बार बार क्या होता रहता है ना। तो इनकी जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं होती है, लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, बट वो वेलोसिटी इनकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या गलत है। तो आंसर क्या हमसे बोल रहा है, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में कहानी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी ड्रिफ्टिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। डन है, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या बोल रहा है, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन मोशन इज के ओमेगा, देन हमको बताना है इस केस में फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाँ भाई, तो यहाँ पे दो वेव्स हैं आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, सेम है। तो यहाँ पे जो नेट इफेक्टिव वेव आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, इन्हीं फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी। नेट इफेक्टिव वेव भी हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, नेट इफेक्टिव वेव भी सिंपली लिख सकते हैं कि कितनी आएगी, अगर यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर नेट इफेक्टिव वेव क्या आएगी, √2 sin ओमेगा t प्लस π/4। अब आप ये बताओ हमने कैसे लिख किया इसको, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, ठीक है ना। तो ये नेट हमारी इफेक्टिव वेव की इक्वेशन है जो कि सुपर इम्पोज कर रही है। इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है बताओ मेरे को आप, के ओमेगा के बराबर है ना। और के ओमेगा कितना है हमारा, मतलब ओमेगा के बराबर है, यहाँ से के कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा ना। तो के हमारा कितना है, इसके इसमें आएगा सिंपली 1। कि ये कैसे लिखा मैंने, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, मैथमेटिक्स में करते हैं ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके लिए होमवर्क खुद से कर सकते हो इतना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ टाइम पीरियड फॉर 1 रिवोल्यूशन बाय सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस इज t, देन द टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो कभी क्या दिक्कत है, तो एकदम ये बकवास क्वेश्चन है। अर्थ के सरफेस से r दूरी पर यहाँ पे जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसके लिए टाइम पीरियड कितना है हमारा, t है। तो हम जानते हैं t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, r³ होता है कि नहीं है। अब जब बोल रहा है हाइट कितनी है, 2r, तो बोल रहा है बताओ उस समय कितना टाइम पीरियड होगा, मानते हैं t' होता है। तो t' का स्क्वायर बाई t स्क्वायर इसको क्या बने सीधा, 2r³ डिवाइड बाई r³, है ना। t' का भी टाइम पीरियड जब 2r हो जाती है हाइट अर्थ के सेंटर से, ये r है, यहाँ पे r हेड पे आता है, तो 2r सेंटर से दूरी आएगी ना, 2r³ बताएगा। और टाइम पीरियड t का है जब ये अर्थ के सेंटर से r दूरी पर है, तो ये r से r गया, टाइम कितना बन जाएगा, टाइम पीरियड t' बाई t कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कितना, ये 8 की पावर 8 बनेगा ना, 8 की पावर 1/2 आ जाएगा, ये रूट ले लिया। t' बाई t इक्वल टू कितना, इसे एक लाइन में किया मैंने, एक स्टेप मैंने उड़ा दिया बीच से, कौन सा स्टेप उड़ा दिया, इसको रूट लेने वाला ना, है ना, उड़ा दिया मैंने बीच में, वो आप खुद से कर सकते हो इतना। तो t' कितना है इस लाइन में, √8t, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, √8t बन जाएगा सिंपली, डन है। चलो भाई नेक्स्ट दिखाओ जरा कहानी क्या है। Two projectile A and B are projected from the same point on the ground with the same speed of projection as shown in the figure. Find the ratio of the maximum height. ओके, क्या दिक्कत है भाई, मैक्सिमम हाइट क्या बनेगा, h max या h1 बोल देते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है ना, बाई 2g होता है, दोनों का u भी सेम है, g भी सेम है। तो अगर बात करें यहाँ पे h max लेगा, h max
तो दोनों के लिए अगर बात करें तो जो रेशियो आएगा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का ही रेशियो आएगा। तो H1/H2 को से लिखा जाए तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 60 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30। रेशियो निकालोगे तो जैसे भी ये उड़ने वाला है, ठीक है ना। तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर 30 साइन 60 कितना होता है, √3/2 है ना, √3/2 तो होता है, √3/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर। तो 2 तो हट गया, ये तो उड़ ही गया इसके साथ, क्या बन गया ये 3:1, 3/1 आ जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारा 3/1। सिंपल फार्मूला, काइनेमेटिक्स का एकदम बकवास क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला सीधा खट से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहानी क्या है भाई, ओ हो बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिटेशन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इक्वल टू। तो ये वर्क फंक्शन बताना है, यहाँ पर हमको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है। तो अगर हम बात करें देखो यहाँ पर, तो हम जानते हैं ये जो क्वेश्चन आती है हमारी क्या आती है, EV0 इक्वल टू आती है h nu - phi, ये आती है ना। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है तो क्या बनेगा h/e इंटू न्यू माइनस phi/e। तो ये हमारा बनेगा क्या इस केस में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, जहाँ पे ये नंबर हमारा क्या है, किसके बराबर है, जो हमारा इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, हमारा phi/e के बराबर है, ठीक है ना, phi/e के बराबर है। तो हमें ये इंटरसेप्ट चाहिए, बस हमको क्या चाहिए के लिए, वर्क फंक्शन के लिए। कैसे पता करना, देखो यहाँ पर स्लोप क्या है 2/5 है ना, यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, ये 2 वोल्ट में, ये हर्ट्ज में, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। स्लोप सिंपल मैथमेटिक्स है ना, मैग्नीट्यूड, ये 2 है, 2/5 आएगा स्लोप, है ना, tan θ = 2/5 आएगा। अच्छा ये भी तो देखो यहाँ पे ये भी तो 5 है ना, ये भी तो क्या है 5 ही है, ये कितना होगा यहाँ पे क्या स्लोप सेम ही रहेगा ना, ये स्लोप सेम रहेगा, tan θ = 2/5 है, और इसका स्लोप भी तो सेम ही है, ये वाला थीटा, ये थीटा सेम ही तो है। तो ये भी तो हमारा क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ये नंबर 5 है। तो ये 5/e हमारा किसके बराबर है, अब ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नंबर्स में ना, यूनिट नहीं ले रहा। तो 5/e हमारा किसके बराबर है, सिंपली 2 V फॉर वोल्टेज के बराबर है। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा, सिंपल आसान भाषा में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई तुम भी निकल लो, खत्म, हटो यहाँ से, जगह खाली करो। सिंपल था ना, सिंपल एकदम मैथमेटिक्स क्वेश्चन, खट से खत्म। नेक्स्ट कहानी क्या है, इन द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल आर दिस एंड दिस respectively, then the amplitude modulated signal will have the bandwidth। हाँ भाई हम जानते हैं कि जब AM सिग्नल क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, तो जो वहाँ फ्रिक्वेंसी आती है क्या आती है, FC - FM, FC और FC + FM। जहाँ FC क्या है, कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी है, और FM क्या है, मॉडरेटेड वेव की फ्रिक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या आएगी, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर लिखा जाए बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ हमारी क्या जाएगी, बन जाएगी दैट विल बी 2FM, है ना, दिस माइनस इस करो। FM क्या है, मॉडरेटेड वेव की फ्रिक्वेंसी। तो क्या बनेगी यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 3 किलो हर्ट्ज, कितना बन जाएगा 6 किलो हर्ट्ज, है ना। क्या बनेगा 2 इंटू 3 किलो हर्ट्ज बन जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 किलो हर्ट्ज बन जाएगा सिंपली ना। सिंपली सीधा ही फॉर्मूला लगाओ, खट अच्छा आंसर कर पाओ। नेक्स्ट कहानी क्या है, ए मेटालिक स्लैब ऑफ थिकनेस कितना है 2D/3 एंड एरिया ऑफ सेम एज दैट ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस C1 is inserted parallel to the plate of capacitor such that the new capacitance becomes equal to C2। अच्छा, D is if D is a space between the two plates then C2/C1। वो कहानी क्या है, क्या बोल रहा है कि ये कैपेसिटर है, इसके बीच की जो दूरी कितनी है D है, इस समय इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, एप्सिलॉन नॉट A/D है, C1 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर एक 2D/3 का विड्थ का 2D/3 विड्थ का क्या भर देते हैं, क्या नाम इसका, क्या नाम इसका, ग्लास फ्लिप कर रहा हूँ, क्या नाम इसका, मेटालिक स्लैब फ्लिप करें। तो मेटालिक स्लैब का सब होगा क्या, जैसे मेटालिक स्लैब फ्लिप करें जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0। तो इस वाले पार्ट में तो कोई एनर्जी स्टोर है ही नहीं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होती है ना। तो इस वाले पार्ट में कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं है। जो भी एनर्जी स्टोर होगी, अगर मानते हैं ये प्लस Q चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस Q चार्ज। जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ होगी, इस वाले पार्ट में स्टोर होगी। तो जो हमारा कैपेसिटर बनेगा उसकी विड्थ क्या होगी D/3, है ना। ये जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रही हैं,
ठीक है ना। तो जो हमारा कैपेसिटर बनेगा उस केस में उसकी जो विड्थ क्या होगी d/3, मतलब ये एक सिंपल एक प्लेट की तरह काम करेगा, ऐसा कोई वजूद नहीं है, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी कहाँ स्टोर होगी, इस वाले जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बनी वहाँ एनर्जी स्टोर होगी। तो हमारा जो आएगा कैपेसिटेंस इस केस में क्या बनेगा, सिंपली आसान भाषा में सी कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई d/3, ये C2 बन जाएगा। ये C1 है, ये C2 हमसे बोल रहा है रेशियो बताओ, तो C2/C1 क्या बनेगा, सिंपली 3, खत्म। ये वाला पार्ट की एनर्जी का कोई मतलब नहीं, इसमें कोई एनर्जी स्टोर होगी नहीं, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, तो ये हमारा कैपेसिटर रहेगा। नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, wire A and B have their Young's modulus in the ratio of 1:3, area of cross section in the ratio of 1:2, and lengths in the ratio of 3:4. The same force is applied to the two wires to elongate, then the ratio of the elongation is by। ये भी एकदम क्या है, हुक्स लॉ का सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखिए यहाँ पे ये एक वायर है, इसके दोनों एंड पे मान लो एक क्या समझने के लिए, दोनों एंड पे हम क्या एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जानते हैं हुक्स लॉ से क्या आता है, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन आता है। तो जो एलोंगेशन आएगा हमारा डेल्टा एल कितना बनेगा, F/A इंटू L/Y बनेगा, है ना, L/Y। तो अगर हमें एलोंगेशन का रेशियो निकालना है डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, तो क्या बनेगा, देखो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 क्या बनेगा, सिंपल F तो सेम ही है, उसको हटाओ, क्या बनेगा ये L1A1Y1 बाई क्या बनेगा L2A2Y2, बस क्या बनेगा ये L1 बाई L2, ये बन गया हमारा कितना A2/A1, और ये बन गया हमारा Y2/Y1। ये है हमारा एलोंगेशन का रेशियो। बस हमें यहाँ पे उनको उठा के चिपका देना, सीधी वैल्यू मिल जाएगी। तो L1/L2 क्या है, लेंथ का रेशियो, कहाँ है लेंथ है, लेंथ का रेशियो है 3:4 है ना, तो 3/4 आएगा ये। एरिया का रेशियो क्या है हमारा 1:2, A1/A2 है ना, तो A1/A2 बनेगा 1/2 है ना, 1/2। और यंग्स मॉडुलस रेशियो क्या है 1/3, तो ये बनेगा 1/3, Y1/Y2 है, तो 1/3। तो इस केस में अगर लिखें हम लेंथ का रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, सीधा ये इससे उड़ गया, सॉरी 2 उड़ेगा ना, 2 इससे उड़ गया, क्या बन गया 9/2 आ गया ना, 9/2 आ गया, वहाँ से क्या बनेगा इस केस में हमारा इट विल बी 9/2। सिंपली क्या कुछ नहीं हमें करना था, फॉर्मूला लगाना है, इसके बाद सिंपली क्या दोनों को डिवाइड मार देना है, ठीक है। हुक्स लॉ पर भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए लिफ्ट ऑफ मास कितना है 400 kg इज 2000 न्यूटन। If the lift moves with the constant velocity of 3 meter per second in upward direction, then the power in kilowatt of the motor is। ये तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन क्या बोला, देखो यहाँ पर ये एक लिफ्ट है, और जब ये मूव कर रही है यहाँ पर, तो इस केस में देखो ऑब्वियस बात है, इस पर क्या होगा, यहाँ पर 1400 kg इसका मास है, तो इस पर 1400 G फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और जब ऊपर मूव कर रही है कितनी स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड से ना, 3 मीटर पर सेकंड से, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितने का, क्या नाम 2000 न्यूटन का। और क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसमें जो ये जो क्या नाम है इसका, ये जो वायर है, जो यहाँ पे जो भी चेन लगी होगी, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लगा होगा क्या बोलते हैं केबल, उसमें टेंशन T फोर्स लगा होगा ऊपर की तरफ, और टेंशन T फोर्स किसके बराबर होगा, इस 1400 G प्लस F के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो T इज इक्वल टू कितना, दिस प्लस दिस, तो हमसे बोला पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर कितना होगा, तो कितना आएगा हम जानते हैं वहाँ पे। तो पहले टेंशन कितना आएगा, दिस प्लस दिस, बन गया 14000 प्लस 2000, 16000 न्यूटन आ गया हमारा टेंशन इन द केबल। और पावर डिलीवर क्या होगा हम जानते हैं F.V होता है पावर डिलीवर F.V, तो F भी ऊपर की तरफ, V भी ऊपर की तरफ बनेगा F इंटू V। F कितना है 16000, V कितना है हमारा 3 यूनिट जो भी है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड है ना, न्यूटन मीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगा इसके लिए, वॉट लिख दो, बातें की है ना, वॉट, ठीक है। क्या बन जाएगा, कितना बन गया हमारा ये 48,000 हमारा क्या बन गया वॉट। हमसे क्या पूछ रहा भैया बताओ, किलोवाट में 48 किलोवाट है ना, तो जो पावर आ जाएगी हमारी सिंपली क्या है, पावर डिलीवर मोटर क्या आ जाएगी 48 किलोवाट, सिंपल, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस स्टेशन निकालने, इसके बाद पावर क्या आएगी F.V, F.V की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल कट से आंसर। चलो भाई देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बोला है देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट हमने दे रखा है, स्टेटमेंट देखा क्या बोला है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज -1 टू लेकर, जो चाय की वैल्यू है -1 से लेकर कहाँ के बीच में 0 के बीच में लाई करते, सही बात है ये भाई। जो हम जानते हैं जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है, अपने जब हम उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, घट जाती हैं, कम हो जाती हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है कैसी होती है, निगेटिव होती है। अच्छा, और जो हमारे परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो कि जिन्हें बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, उसमें चाहे कितना आता है, -1 के बराबर आता है ना। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या एकदम करेक्ट है, सही बात है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं, हाँ सही बात है। ये भी हम जानते हैं कि अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, वो वीकली क्या होता है, उससे रिपल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, बिकॉज क्योंकि उसके थ्रू नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो रिपल हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमारा क्या है, ये था हमारा क्या एक्चुअली ओवरऑल डिस्कशन बच्चों 10th अप्रैल शिफ्ट 2 के पेपर्स का। आप बताइए वो आपको एक पेपर कैसा लगा, सिंपल लगा, टफ लगा या मॉडरेट लगा, ठीक है ना। और जिन बच्चों की आगे शिफ्ट लगी है उन्हें भी इन तरह के क्वेश्चंस को देख के जाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।